इसने हाईवे पे 40 का माइलेज दिया। 3 बेनिफिट्स इस बाइक के जो सबसे ज्यादा। सस्पेंशन की बात करते हैं भाई, इसकी ब्रेकिंग पावर कैसी है? जैसे आप क्योंकि आराम से आप जैसे चेयर पे बैठते हो या किसी सोफे। सुबह मन था लेने का स्प्लेंडर, मैंने इंजन और पावर कैसी लगी मेरे को? सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ये 6500। क्लच में कोई कमी लगी आपको? क्लच कितना स्मूथ है? इसकी ऑन रोड प्राइस क्या पड़ी? तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अजय जंगीर, फिर से लेके इस चैनल पे एक ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा कंफर्टेबल क्रूजर बाइक। मैं रिव्यू करने वाला हूं आज मीटियोर 350। तो ये रिव्यू एक बाइक का ओवरव्यू रहेगा जिसमें आपको बताएंगे कि अगर आप ये बाइक ओन करते हैं तो आपको मतलब क्या चीजें मिलती है और क्या चीजें आप उसमें पाने वाले हो। और इसके अंदर एक ओनरशिप रिव्यू भी रहेगा जिसमें ओनर ये बताएगा कि जब भी आप गाड़ी ओन करते हो तो आपको कैसा फील आता है। मतलब रॉयल एनफील्ड की सबसे कंफर्टेबल क्रूजर बाइक 350cc में अगर आप चलाते हो या फिर ओन करते हो तो आप क्या एक्सपीरियंस लेते हो या फिर क्या चीज आपको मिलती है, क्या चीज आपको नहीं मिलती है। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन, उस पर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आती रहती है। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओनरशिप रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा बाइक का आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसी कुछ मीटियोर 350 आपको मिलती है। चाबी से अगर स्टार्ट करें तो रॉयल एनफील्ड की जो आपको चाबी मिलती है, ऐसी चाबी आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिलने वाली है। तो सबसे पहले इंजन के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको रॉयल एनफील्ड का J सीरीज का न्यू इंजन जो कि बहुत अच्छी रिफाइनमेंट के साथ आता है। इसमें आपको काउंटर बैलेंसर भी मिलता है जो कि सिंगल सिलेंडर इंजन को रिफाइन बनाने में और ज़्यादा हेल्प करता है। तो वो भी इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। गियर बॉक्स की कमी है वो आपको ऐसे सुनने में लगती है, लेकिन आप जब इसको चलाओगे या फिर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस गाड़ी में 5 गियर भी इस गाड़ी के हिसाब से इनफ है। मतलब इसमें 6 गियर होने चाहिए थे, लेकिन 5 गियर की कमी मतलब आपको नहीं लगेगी कि 5 गियर है 6 गियर नहीं है, तो वो कमी आपको इसमें नहीं फील होने वाली है। पावर फिगर की बात करें तो 349cc का ये इंजन आपको यहाँ पे मिलता है, सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसमें अगर पावर की बात करें तो 20.4 हॉर्स पावर ये निकालता है और टॉर्क की बात करें तो 27 Nm का टॉर्क ये निकालता है। रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, वाइब्रेशंस पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और जो सबसे पहले मैंने टैग यूज़ करा था कि रॉयल एनफील्ड की सबसे कंफर्टेबल क्रूज़र बाइक, तो वो चीज़ मैं सच बोल रहा हूँ। मतलब ऐसे मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच में रॉयल एनफील्ड की सबसे कंफर्टेबल क्रूजर बाइक है। और वो ये वीडियो आप पूरी देखोगे तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। इंजन स्पेक्स की बात करने के बाद एक बार इसका पूरा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। ये वाला सबसे लोअर वेरिएंट है फायरबोल्ट ब्लैक। इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रंट से सबसे पहले लाइट की बात करोगे तो आप कोई भी मॉडल ले लो, आपको यहाँ पे हेलोजन ही मिलने वाला है, आपको यहाँ पे LED नहीं मिलने वाला। हालांकि आपको DRL यहाँ पे LED मिल ही जाता है, लेकिन लाइट है वो आपको हेलोजन मिलने वाली है। और फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकिंग की बात करें तो डुअल चैनल ABS आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो ब्रेकिंग की बात करेंगे वो ओनर के साथ बात करेंगे कि ब्रेक कैसे है। तो 191 kg के कर्व वेट के साथ बाइक आपको यहाँ पर मिलती है। और बल्कि की बात करें तो भाई साहब देखो, प्रॉपर आपको गाड़ी बल्कि लगती है, बल्कि है मतलब लगती क्या, बल्कि है गाड़ी। और अगर इस वेरिएंट की बात करें तो इससे अपर वेरिएंट है, उसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। जैसे ये एग्जॉस्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये मैट ब्लैक में मिलता है। अगर ये इससे ऊपर वाला जो स्टेलर वेरिएंट होता उसमें आपको यहाँ पे क्रोम मिल जाता और ये ब्लैक कलर है वो मैट के ऑप्शन में मिल जाता। लेकिन ओनर ने बोला कि उसको मैट कलर नहीं चाहिए था, इसलिए उसने ये वाला वेरिएंट लिया। हालांकि इस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलता है, जैसे फीचर्स की बात करें तो एज सच कोई अलग से फीचर नहीं मिलते। आप जो यहाँ पे नेविगेशन का जो मीटर है वो आप ऑब्वियसली यहाँ से अलग से इंस्टॉल करवा सकते हो, वो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये था इस बाइक का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब अपन रियल ओनर को बुला लेते हैं और उनसे पूछते हैं इस गाड़ी के बारे में कि उन्होंने ये गाड़ी क्यों ली है, क्या प्राइस पे ली है और क्या मतलब लेने के इंटेंशंस थे। मतलब क्यों मीटियोर बाइक 350 आपको यहाँ पे जब प्राइस टैग पे बात करोगे, हालांकि प्राइस भी ओनर से पूछेंगे कि कितनी ऑन रोड पड़ी है, लेकिन इसी प्राइस रेंज में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वो नहीं लेके रॉयल एनफील्ड और रॉयल एनफील्ड में मीटियोर 350 स्पेसिफिक लेने का क्या रीजन बनता है। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूँगा मेरे भाई को यहाँ पे वीडियो में। क्या हाल है सफल भाई? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच वीडियो के लिए। और भाई सबसे पहले एक इंट्रो हो जाए शॉर्ट अपनी ऑडियंस के लिए, आप क्या करते हो पहले अपने नाम के साथ स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज सफल मल्होत्रा। आई एम 19 years old। आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर और साथ में मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा मेजर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। और बस बाइकिंग का शुरुआत से ही शौक था, तो पापा को भी बहुत पसंद थी बाइक चलाना, तो इसलिए एक मीटियोर 350 हमने खरीदी है। तो भाई मतलब मीटियोर 350 से पहले रॉयल एनफील्ड का कैसे मूड बना, मेरे को ये बताओ। रॉयल एनफील्ड का देखो ऐसा था कि बचपन से पापा ने टीवी पे एड्स देखे थे। पापा को ऐसा मेटल हेवी बाइक्स का काफ़ी शौक था कि यार हम भी थोड़ी बल्कि बाइक और बल्कि ऐसा, क्योंकि इसमें क्या एक फील है, प्रीमियम रॉयल फील है कि हमेशा मतलब से ये चीज से मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि सेम चीज मेरे पापा के साथ ही है। जब वो बुलेट चलाते तो उनके अंदर रहती है कि हाँ वो फील है, वो मतलब एक ऐसा प्राउड वाली फील आती है कि हम एक बुलेट ओन करते हैं। आज के टाइम में फील्ड ओन करते हैं। आज के टाइम में जैसे बाइक लेना नॉर्मल बात हो गई, लेकिन पहले के टाइम में ये चीज नहीं थी। बहुत मतलब कि सब लोग साइकिल्स पे होते थे और पापा बताते हैं मेरे को अभी भी कि
जैसे उनके टाइम में हम वो साइकिल से 15-15 किलोमीटर, पापा मेरे रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, तो खेलने के लिए 15 किलोमीटर जाया करते थे वो साइकिल लेके डेली सुबह 6 बजे 15 किलोमीटर जाना वापस आना। तो उनको उस समय था कि जब भी वो रॉयल इनफील्ड के से वो थंप सुनते थे ना, उसको एग्जॉस्ट का जो थंप है, उनको लगता था गूज़बम्स आते कि भाई यार ये बाइक लेनी है मेरे को। तो मतलब मैं यही की चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, रॉयल इनफील्ड बाइक नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है, और मतलब एक तरह की वाइब है जो हर कोई फील नहीं कर सकता। मतलब बहुत लोग होते हैं जिनको रॉयल इनफील्ड पसंद नहीं आती, वो प्रैक्टिकल रीज़न लगाते हैं कि ये चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन भाई देखो जहाँ पे वाइब होती है, यहाँ पे जब वो जो चीज़ आपको पसंद आती है ना, तो फिर उसमें आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं। हालांकि बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो भाई सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि मतलब जो मीटियोर 350 है, इसकी ऑन रोड प्राइस क्या पड़ी? मेरे को 2,80,000 पड़ी। जोधपुर राजस्थान में, मतलब कंप्लीट विद एसेसरीज सब कुछ। उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जैसे नंबर प्लेट का लिया है, वो अलग चीज़ है। एसेसरीज में क्या क्या इंक्लूड किया? एसेसरीज के अंदर जैसे ये लेग गार्ड है, नीचे सम्प गार्ड है, उसके बाद पीछे बैकपैक राइडर के लिए अपने पास ये अच्छा ये वाला ये बैक रेस्ट है। तो बैक रेस्ट भी इसमें आपको एसेसरीज में इंक्लूड होता है? हाँ, एसेसरीज साथ नहीं आता है, अलग से लेना पड़ता है ये। तो मतलब भाई इस रॉयल एनफील्ड की एसेसरीज मैंने सुना है वैसे बहुत महंगी आती है। बहुत महंगी है। ये जो सम गार्ड है, ये 4,500 का सम गार्ड है। अच्छा ये लेग गार्ड, और जो सम गार्ड है नीचे 3,500 का वो है। और दिस वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेसरीज भाई ये बाइक में। मेरे को लगा ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ये 6,500 का बैक रेस्ट है ये। बस यही है, रॉयल एनफील्ड जो लेते हैं वही चला सकते हैं, तो यही चीज़ है भाई सबसे पहले। तो भाई कैसा लग रहा है? मतलब मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है कि बेस्ट बाइक है। मतलब मैं जब इसको चलाता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मेरी जीवन की पहली खुद की खरीदी हुई बाइक है। ऑब्वियसली भाई 19 साल की एज है, आप क्या बोलोगे बताओ। तो खुद की खरीदी हुई पहली बाइक है, और मतलब जब भी सुबह मैं इसको ऑन करता हूँ ना, फर्स्ट जो कोल्ड स्टार्ट होता है, मेरे को 1 महीना हो गया बाइक लिए हुए। 21 जुलाई को ली थी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। उस दिन से 1 महीना हो गया आज चलाते हुए मेरे को बाइक, और जब भी सुबह ऑन करता हूँ मुझे ऐसा गूज़बम्स आते हैं हमेशा एवरी टाइम। मैं अभी भी ऑन करूँगा, आप देखोगे मेरे ऐसे रोंगटे खड़े होंगे हमेशा। मतलब ये मैजिकल चीज़ है सच में। मतलब यहाँ पे इतनी पावरफुल गाड़ी, जैसे घर वालों ने बोली थी कि मतलब पापा की ये पसंद थी, मैं ये मान सकता हूँ। जैसे हाँ। तो गाड़ी की रिसर्च कैसे स्टार्ट हुई थी? सीधी मेटियोर 350 या रॉयल एनफील्ड सोचा था सीधा? गाड़ी की रिसर्च ऐसे चालू हुई थी कि मेरा सुबह मन था लेने का स्प्लेंडर। मैंने कहा कि पापा एवरेज अच्छा है, 70 का एक दिन में चलती है, 70 का एवरेज देती है 1 लीटर में। तो मैंने कहा वो ले लेते हैं, कैश पे बढ़िया, मेरे को आना जाना ईजी हो जाएगा। फिर पापा ने बोला ठीक है। सेम डे हम शाम को पापा और मैं ऐसे ड्राइव करते हुए, पापा मेरे को रॉयल एनफील्ड के शोरूम लेके चलेगा। मेरे को बोला कि लेनी है तो ये ले, वरना कोई बाइक नहीं दिला रहा मैं। मतलब पापा खुद ही लेके गए? पापा खुद ही लेके गए मेरे को। मतलब मोस्टली लोगों के केसेस में होता है कि उनको रॉयल एनफील्ड लेनी होती है, उनको पापा स्प्लेंडर दिलाने ले जाते हैं। हाँ। और यहाँ पे सीन उल्टा हुआ है। तो भाई ये चीज मतलब है तो सही। बिल्कुल। तो वो फिर उसी दिन हमने बाइक बुक कर दी, सब चीज़। ये कलर वेरिएंट, मैं हायर वेरिएंट्स भी ले सकता था, लेकिन जो ये ग्लॉसी ब्लैक का जो मेरे को वो है ना, जो थीम मेंटेन करनी थी, इसलिए मैंने ग्लॉसी ब्लैक लिया, क्योंकि ये कलर जो है एवरग्रीन है। मतलब ये इससे ऊपर वेरिएंट में आपको ये वाला ग्लॉसी ब्लैक नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ग्लॉसी ब्लैक, सब में मैट है, और फिर वो डुअल टोन कलर्स में आ जाता है। अच्छा, डुअल टोन तो फिर वो क्लासिक वाली चीज़ खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये जो रॉ एकदम जो वाइब है ना एवरग्रीन वाली, कि हाँ एकदम प्रॉपर बाइकर लुक जिसमें आता है, वो मेरे को लगता है ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक के अलावा तो किसी सही है कलर में आता ही नहीं है। कलर की तो भाई देखो सब्जेक्टिव होता है, सबकी चॉइस होती है और सबकी अलग अलग पसंद होती है। लेकिन सच बताऊं तो मैट से ज़्यादा ग्लॉसी का ना तो फिनिश आती है वो थोड़ी अलग ही लगती है। हाँ, तो मतलब ये इसका लोअर वेरिएंट है, मतलब इसमें इससे ऊपर वेरिएंट भी आते हैं। ये वाला है जो फायरवॉल ब्लैक वेरिएंट है, वो वाला ये वेरिएंट है। तो भाई मतलब मज़ा आ रहा है ना बाइक को चला के? बिल्कुल भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। और मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं इस बाइक को 140 भी लेके गया हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। तो भाई उस हिसाब से अपन बात करें, जैसे कि मैंने बोला था वीडियो में कि भाई सबसे कंफर्टेबल क्रूजर बाइक है रॉयल एनफील्ड की। तो भाई ये तो सारी चीज़ें जो बात करने की थी। अब बात करते हैं मेन गाड़ी के हिसाब से कि भाई एक एक चीज़ें भाई को पूछते कि कैसी लगी। तो सबसे पहले भाई स्टार्ट करूँगा, इंजन और पावर कैसी लगी मेरे को ये बताओ। पावर तो देखो, मतलब मैंने इससे पहले बहुत बाइक चलाई है, मैंने इंटरसेप्टर भी चलाई है, मैंने कॉन्टिनेंटल जीटी भी चलाई है। मैं कॉन्टिनेंटल जीटी को जोधपुर से अहमदाबाद स्ट्रेट ड्राइव करके लेके गया था अकेला। पर कॉन्टिनेंटल जीटी में मेरे को तो सबसे बड़ा इशू लगता है वो, एक तो मेरी लोअर बैक बहुत दर्द हुई, क्योंकि वो कैफे रेसर है और उसमें मेरे रिस्ट बहुत दर्द हुए। मतलब तो उसका पोस्चर उसके हिसाब से है कि मतलब हाँ नो डाउट उसमें पावर बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा है। पर लेकिन जब इसको कंफर्टेबली आप बैठ के जब आप थ्रॉटल करते हो ना,
इसका मज़ा ही अलग है। जब ये जो ऐसे जो पिकअप आता है इसका सेकंड थर्ड गियर पे, जब आप ये सीधा सेकंड थर्ड गियर पे 80 पहुंचती है, थर्ड गियर पे 80 टच कर जाती है आराम से। तो भाई उसी हिसाब से जैसे इस गाड़ी में आपको 5 गियर मिलते हैं, तो भाई कमी लगी क्या 5 गियर? हाँ, मतलब 140 पे जाने के बाद मुझे लगता है कि एक गियर होना चाहिए। मतलब ये रॉयल एनफील्ड के इंजन का नेचर है, मैं आपको बताता हूँ। रॉयल एनफील्ड मोस्टली 5 गियर की बाइक्स बनाता है। इसमें ना मिड रेंज में और स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल में बहुत ज़्यादा अच्छा टॉर्क मिल जाता है, दूसरे तीसरे गियर में भी आपको ना मतलब स्लो स्पीड पे गियर डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मिड रेंज में भी बहुत ज़्यादा अच्छा पुल मिल जाता है, लेकिन जब हाई रेंज में आप पहुंचे तो वहाँ पे आपको पावर की थोड़ी कमी लगती है। एग्जैक्टली। तो भाई ये चीज़ तो ना मतलब रॉयल एनफील्ड के इंजन की नेचर है कि मतलब आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपन को पड़ती है मतलब यहाँ पे कि इनिशियल में और मिड रेंज में जो अच्छी पावर मिलती है वो तो आपको मिलती है। मतलब सिटी राइड्स के लिए तो बेस्ट बाइक है। मतलब मैं इसको मैक्स मैंने अभी तक एक ही स्ट्रेच में 100 किलोमीटर्स की एक राइड पे लेके गया हूँ मैं, पर मेरे को तो एज सच कोई हीटिंग इश्यूज कुछ भी नहीं। और इंजन इस बाइक का बहुत ज़्यादा रिफाइन कर दिया, वाइब्रेशंस बहुत कम है। जो स्टैंडर्ड की वाइब्रेशंस है उससे बहुत ज़्यादा कम इसकी वाइब्रेशंस हैं। तो पहले जो आते थे इंजन्स रॉयल एनफील्ड के, उसके बाद अब जे सीरीज़ के जो इंजन आए हैं वहाँ पे, और अभी रिफाइनमेंट मतलब 350 क्लासिक से भी इसकी जो रिफाइनमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इसमें आपको काउंटर बैलेंसर यहाँ पे गाड़ी के अंदर मिलता है, जो कि सिंगल सिलेंडर इंजन जो आते हैं उनको और ज़्यादा रिफाइन बनाने में काम करता है। तो वो यहाँ पे अंदर इंस्टॉल्ड है, तो उसकी वजह से इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गया है। तो मतलब जिस हिसाब से गियर की आपको बता रहे कमी नहीं, तो मतलब क्लच और उस हिसाब से सही क्लच में कोई कमी लगी आपको? क्लच कितना में कोई कमी नहीं, बहुत स्मूथ क्लच है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि गाड़ी आपको लगता ही नहीं कि जैसे कभी होता है ना, जैसे मैंने जावा बॉबर चलाई थी, उसमें मेरे को सबसे ज्यादा इशू ये लगता है उसका इंजन रिफाइंड नहीं, पावर बहुत ज्यादा है, रॉ पावर है, पर उसमें झटके बहुत लगते हैं। मतलब वो ऐसे जब आप छोड़ते हो ना लीनियर पावर नहीं मिलती आपको। हाँ, वो आप ऐसे पुश आता है आपको हमेशा। इसमें वो चीज नहीं है, इसमें आपको एकदम लीनियर पावर मिलेगी, एकदम स्मूथ है ये, इसकी जो राइड एकदम स्मूथ है। तो मतलब गियर जो है वो बात करा, जैसे आप गाड़ी ये सिटी में चलाते हो, मतलब हाईवे, तो वो एक्चुअली ये बनी तो हाईवे के लिए, क्योंकि क्रूजर बाइक है। अब हाईवे पे आराम से 120 की स्पीड से क्रूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेम चीज़ ट्रैफिक में चलाते हो जहाँ पे आपको बार बार गियर चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो आप तीसरे गियर में हो, दूसरे गियर में बहुत कम स्पीड में होते हो, फिर भी आपको गियर डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियल में जो टॉर्क मिलता है वो इतना अच्छा मिलता है कि आपकी बाइक खुद ही वो पिक कर लेती है। आपको वो ऐसा वो फील नहीं होगा कि बाइक स्ट्रगल कर रही है गियर के लिए, गियर डाउन करने के लिए। वो भाई खुद बता सकते हैं, भाई ने, मैंने पहले पूछा था, भाई बोले थे बिल्कुल बाइक स्ट्रगल नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे तीसरे फोर्थ गियर में भी मैं इसको 30 पे भी अगर थोड़ी देर रखता हूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई इशू नहीं आता बाइक में। हाँ, तो भाई उस हिसाब से देख लो रिफाइनमेंट कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि मतलब जो इंजन क्रैकर यहाँ पर मिलता है जब आप लोड गियर होते हो, जब यहाँ पे स्पीड कम होती है और आपके गियर थोड़े ज़्यादा होते हैं तो इंजन थोड़ा ज़्यादा वो स्ट्रगल करता है, लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली। तो अब भाई यहाँ पे देखो कंपटीशन में वैसे इस प्राइस रेंज में एलईडी चीज़ें मिलती है, पर यहाँ पे हैलोजन मिलती है। ये चीज़ की कमी लगती है नहीं लगती है? मेरे को तो ऐसा कोई कमी नहीं लगी। मैंने रात में काफ़ी बाइक चलाई है और ऐसी जगह पे बाइक चलाई है जहाँ पे रोड लाइट्स नहीं है, तो मेरे को एज सच कुछ नहीं लगा। इसका हाई बीम लो बीम काफ़ी अच्छी है, मेरे को एज सच कोई कमी नहीं लगी। भाई एक चीज़ आपको ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मैंने एलईडी वाली भी बाइक्स यूज़ कर रखी है और कार्स भी यूज़ कर रखी है जिसमें एलईडी हेडलाइट्स मिलती है और एक हैलोजन में मिलती है, लेकिन हैलोजन का फील अलग होता है। मैं सच आपको बताता हूँ, विजिबिलिटी जो मिलती है ना, तो एलईडी जो लाइट होती है ना वो स्ट्रेट जितना उसका एरिया होता है उतना कवर करती है, लेकिन हैलोजन है वो पूरा एकदम स्प्रेड होती है और डेंसिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हालांकि कॉम्पिटिशन में अब सबने देना स्टार्ट कर दिया, इसलिए लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें आपको नहीं मिलती, लेकिन भाई ये चीज़ भी सफिशिएंट है, मतलब आपको कोई भी कमी नहीं है, उल्टा आपको वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो भाई जैसे मतलब आपने बताया कि 2,80,000 2,90,000 समथिंग ऑन रोड की पड़ी थी, तो कंपटीशन में भाई दूसरी गाड़ी देखी इस प्राइस रेंज में? इस प्राइस रेंज में मेरे को एक होंडा CB350 RS लेने का मन था, पर उस बाइक में इशू ये है कि अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा। मतलब हम जैसे जोधपुर जैसे सिटी में है, वहाँ पे होंडा बेगविन का शोरूम नहीं है और उसके बाद मुझे सर्विस कराने के लिए उसको जयपुर भेजना पड़ता है। तो भाई ये तो कमी है। अगर मतलब जैसे बहुत सारी ऐसी बाइक्स है जो हमारी जो जोधपुर सिटी है, अभी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बाइक्स या अच्छी बाइक्स आई नहीं है, तो हमें फिर जयपुर जाना पड़ता है लेने के लिए। फिर लेने के लिए तो समझ में आता है, चलो फिर सर्विस कराने के लिए वापस जयपुर नहीं जा सकते, वो बहुत बड़ा हेक्टिक है, क्योंकि एक बार लगता है कि चलो ले लेंगे करवा लेंगे, वैसा नहीं होता भाई। सर्विस भी बहुत बड़ा रोल करती है आपका बाइक लेते हो तो उस हिसाब से मैं बता दूं, जैसे अभी इसकी सर्विस हुई है गाड़ी की? हाँ, इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है अभी तक। तो भाई फर्स्ट सर्विस में पैसे लिए थे रॉयल एनफील्ड ने, नहीं लिए थे? इंजन ऑयल के और जो चेन का स्प्रे होता है उसके पैसे लेते, लेबर चार्ज 0 था। मतलब एक्सपीरियंस कैसा था उसके सर्विस सेंटर का? मतलब ऐसा कुछ बेस्ट एक्सपीरियंस था। मैं गया, एक मेरे को एसी रूम में बैठाया, मेरे को कुछ नहीं करना था, मेरे को पूरी मेरी बाइक जो चीज हो रही थी मेरी बाइक के साथ सब दिख रहा था, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा काम हो रहा था। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी थी। मैं जितनी देर 1 घंटे के अंदर उन्होंने मेरी बाइक सर्विस करके दे दी थी, सारे जेन्युइन पार्ट सब कुछ जेन्युइन यूज किया था उन्होंने। अच्छा, तो मतलब एक्सपीरियंस जो सर्विस का एक्सपीरियंस था वो अपना यहाँ पे अच्छा बेस्ट था। हाँ। तो अब ये बात करते हैं कि भाई जो मैंने बोला कंफर्टेबल है, तो भाई उस बात पे अग्री करते हो नहीं करते हो कि ये बाइक कितनी कंफर्टेबल है? मेरे को तो
मैं आपको बता रहा हूँ 100 किलोमीटर एक स्ट्रेच में कंप्लीट किया है बिना किसी ब्रेक के। 100 किलोमीटर कांस्टेंट। मैंने एक बार भी ब्रेक नहीं लिया बीच में। तो मेरे को तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ना कोई बॉडी एक हुआ, ना मेरे को किसी तरीके का मसल फटीग, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब प्रॉपर ऐसा फील ही नहीं होता कि अपन ने 100 किलोमीटर ये बाइक चलाई है? बिल्कुल भी फील नहीं होता। तो मतलब ये सेम चीज आपकी सिटी में भी अप्लाई होती है या नहीं होती है? सिटी में भी अप्लाई होती है बिल्कुल। सिटी में इसकी जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि अब क्या है इसमें वाइब्रेशंस कम है, तो अगर मैं धीरे स्पीड पे भी क्लच दबा के मैं कहीं वेट कर रहा हूँ या धीरे धीरे इसे मनूवर कर रहा हूँ कहीं पे, तो मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई। जैसे अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो मैं एकदम कंफर्टेबल तरीके से बैठा हूँ, मेरे को कोई भी तरीके से ऐसे नहीं है कि मेरे को स्टीयरिंग ये हैंडल पकड़ने के लिए मेरे को हाथ थोड़े स्ट्रेच करने पड़ रहे हैं या फिर मेरे पैर है वो। ये है जो क्रूजर बाइक में मोस्टली होता है कि जो गियर लीवर जो होते हैं वो थोड़े अपराइट आगे की तरफ से होते हैं और यही आपकी नेकेड बाइक होती है तो थोड़े पीछे की तरफ से होते हैं। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल ये होता है क्योंकि आराम से आप जैसे चेयर पे बैठते हो या किसी सोफे पे बैठते हो वो वाली फील आपको यहाँ पे आती। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कंफर्टेबल है गाड़ी आपके लिए। तो जैसे भाई ये गाड़ी मतलब 191 kg की अपन बात करें तो ब्रेकिंग पावर कैसी है? जैसे यहाँ पे आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है। डुअल चैनल एबीएस मिलता है और डिस्क की साइज भी आपको मैंने दिखाई थी कि डिस्क की साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मतलब उस हिसाब से स्टॉपिंग पावर कैसी है भाई मतलब गाड़ी की? कल की बात है, मैं 130 पे क्रूज कर रहा था, मतलब 3 से 4 किलोमीटर लगातार मैं 130 पे ही था। तो एकदम से आपको पता है इंडियन रोड्स है, इंडियन हाईवेज है, तो जानवर बीच में आते ही है। तो एक डॉग बीच में आया और विद इन 5 to 6 सेकेंड्स, मेरे को याद है 5 to 6 सेकेंड मे बी मोर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। उस मोमेंट में याद नहीं रहते। तो उसमें मैं 130 टू सीधा 30 की स्पीड पे आ गया था भाई। मतलब उसमें आपकी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ब्रेकिंग, उसमें आपको इंजन ब्रेकिंग भी करनी पड़ती है, वो स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। गाड़ी कंट्रोल भी करनी पड़ती है, गाड़ी कंट्रोल भी करनी पड़ती है। पर हाँ, इसकी ब्रेकिंग इज रियली गुड। मतलब 191 kg के हिसाब से इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है भाई। मतलब देख लो डुअल चैनल एबीएस कहाँ पे काम आता है। मतलब 191 kg तो गाड़ी का वेट हो गया। फिर भाई ऊपर आप ड्राइवर अगर जो बैठता राइड कर रहा है उसका वेट होता है, फिर ग्रेविटी का वेट भी आता है। जब अपन ब्रेक लगाते हैं तो ग्रेविटी भी तो लगती है। तो इतना वेट मिला के भी इस गाड़ी की जो भाई ब्रेक बता रहे हैं और बहुत ज़्यादा। और मैंने बहुत लोगों को पूछा है, लोगों ने बोला है कि अच्छे हैं ब्रेक, मतलब एक्सीडेंट्स के बचा देती है ना, वो बहुत है मतलब उस हिसाब से भी। और स्टॉपिंग पावर गाड़ी के वेट के हिसाब से भी अच्छी है। सस्पेंशन की बात करते हैं भाई, इसके मैंने सुने थोड़े स्टिफर साइड सस्पेंशन है, हालांकि क्योंकि वो क्रूजर बाइक है, हाईवे पे हायर स्पीड्स पे अच्छी स्टेबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे स्टिफर मिलते हैं। पर आपको क्या लगा भाई, मतलब कैसे हैं सस्पेंशन? देखो जो राइडर है उसको तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो पिलियन है, पिलियन सीट में पिलियन जो पीछे आपके बैठा है उसमें आपको हल्की सी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके जो पीछे वाले सस्पेंशन है, रियर सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ है और वो दिक्कत आती है सिटीज में। बाकी हाईवे पे कभी दिक्कत नहीं आती, जहाँ पे थोड़े से गड्ढे रहते हैं, थोड़े स्पीड ब्रेकर रहते हैं, वहाँ दिक्कत आती है। बाकी एज सच कोई दिक्कत नहीं आती। देखो मैं आपको इनका नेचर बता देता हूँ, जो सस्पेंशन है उसका वो स्टिफर साइड है, लेकिन एक छोटे छोटे जो बम्स आते हैं ना वो आपको नहीं फील होने वाले। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे गड्ढे आए तो नेकेड बाइक जैसे आपको ना एकदम से भज करके वो बजेगी, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं फील होती है। वहाँ पे ऐसा फील होगा कि हाँ अब वो होगा, लेकिन वो नहीं होता, वो स्मूथली वहाँ से ग्लाइड करके निकलती है। तो सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करी हुई है। हायर स्पीड्स पे एकदम स्टिफ हो जाते हैं, मतलब आपको रोड से चिपका के रखेंगे। अगर आप 140 160 पे, मतलब 160 नहीं 140 पे क्रूज कर रहे हो तो अच्छे से आपको चिपका के चलेंगे। तो सस्पेंशन की भी कमी यहाँ पे गाड़ी के अंदर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बातें हो गई थी। तो भाई मेरे को पहले तो ये बता दो, 3 पॉजिटिव बता दो भाई इस बाइक के, कि अगर कोई भाई लेना चाहता है, जैसे कोई स्टूडेंट्स है अपनी एज के, जैसे 19 एज का, 20 साल का हो, भाई कितने भी साल का हो, अगर सिटी में यूज़ कर रहे हैं, हाईवे के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो भाई 3 बेनिफिट्स इस बाइक के जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। देखो सबसे पहला तो फीलिंग और रोड प्रेजेंस। इस बाइक की जो रोड प्रेजेंस है वो ना ही स्टैंडर्ड की है, ना ही क्लासिक या फिर ना ही बुलेट की है। मेरे को नहीं लगता ऐसी रोड प्रेजेंस है, क्योंकि ये बाइक जो है वो थोड़ी क्रूजर बाइक में और ये थोड़ा सा हार्ले से इंस्पायर्ड, मतलब प्रॉपर क्रूजर बाइक है ये वाली चीज़ है। तो इसका जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत क्रेजी है। मतलब मैं कभी भी कहीं पे भी जाता हूँ, किसी भी पार्टी में कहीं पे भी जाता हूँ, तो लोग पार्किंग में मेरे से पूछते हैं कितने की ली और क्या, मतलब लोगों की क्यूरियोसिटी होती है इस बाइक के बारे में जानने, और लोगों को लगता है कि हाँ भाई बाइक बहुत ज्यादा अच्छी है। तो पहला पॉइंट तो भाई का ही हो गया कि फीलिंग और रोड प्रेजेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। दूसरा पॉइंट भाई बताओ। दूसरा मेरे को इसका माइलेज बहुत अच्छा है। हाँ भाई, माइलेज के बारे में अपन वैसे इस वीडियो में बात नहीं करी, लेकिन अभी कर लेते हैं भाई। माइलेज रॉयल एनफील्ड का वैसे लोग बोलते हैं कि भाई बहुत कम देती है। जैसे लोग क्लासिक 350 की बात करें, लोग बोलते हैं 25-30 का माइलेज सिटी में उनको मिलता है। मेरे को इसने हाईवे पे 40 का माइलेज दिया, 40 किलोमीटर पर लीटर का। सुना आपने भाई, आपने सुना, हाईवे पे 40 का 350 सीसी में अगर आपको माइलेज मिलता है तो इससे ज़्यादा क्या लोगे। मैं एक्सट्रीम 160R चलाता हूँ, वो हाईवे पे मेरे को हद से हद 42, 43, 45 दे सकती है भाई। उससे ज़्यादा वो माइलेज गाड़ी कैसे देगी। और सिटी में जाते हैं तो 40 से नीचे 35 के आसपास एवरेज रहता है। सिटी में मेरे को 30-32 का एवरेज दिया है। तो भाई मेरे हिसाब से 350 सीसी में अगर आपको ये फीलिंग, ये रोड प्रेजेंस के साथ ऐसा माइलेज मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए बनता है। जावा में और उन सब चीज़ों में क्या होता है, जैसे मैंने येज़दी स्क्रैम्बलर भी मैंने चलाई थी,
बहुत पावरफुल गाड़ी है, पर भाई इतनी ज़्यादा उस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशंस है, मतलब आपको प्रॉपर वैसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है और क्वालिटी की भी बहुत ज़्यादा कमी है, वो रॉयल एनफील्ड में आपको नहीं मिलने वाली। तो भाई ये तो दूसरा, और एक पॉइंट और बता दो भाई इसमें अच्छा और क्या। एक पॉइंट इसका सबसे बेस्ट है ब्रेकिंग। हाँ, जो ब्रेकिंग तो मैं बोलूँगा अनबिलीवेबल ब्रेकिंग है कि 140-130 की स्पीड पे जो मेरे को डर नहीं लगता बाइक चलाते हुए कि मैं स्पीड में बाइक चला रहा हूँ, मेरे को कभी डर नहीं लगता हाईवे पे कि मैं अगर स्पीडिंग कर रहा हूँ मेरे को डर नहीं लगता। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, ठीक है, मैं एकदम ढंग से चलाता हूँ, सिटीज़ में बहुत धीरे चलाता हूँ, सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता हूँ। पर जब मैं एक वर्ड देता हूँ भाई, जो बात करें कॉन्फिडेंस की बात करें, जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेकिंग, जैसे अब मैं भी मेरी गाड़ी चलाता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं थोड़ी स्पीड में भी चलाऊंगा। हाँ, तो गाड़ी की कैपेबल है। एग्जैक्टली। हाँ, गाड़ी रुक जाएगी तो स्टॉपिंग पावर अच्छी, तो वो बात कर रहे हैं। तो भाई ये तो हो गए पॉजिटिव। नेगेटिव भाई क्या लगे अभी तक इस गाड़ी में? नेगेटिव तो एज सच अभी 1 महीना ही हुआ है, तो मेरे को एज सच को नेगेटिव लगे नहीं है। अगर कुछ लगेंगे तो मैं बिल्कुल कमेंट में बता दूंगा आप लोगों को। तो ये भाई जरूर बताना। भाई ने अभी 1 महीने में 904 किलोमीटर भाई ने चला ली गाड़ी और अभी तक भाई को कोई कमी लगी नहीं है। हालांकि गाड़ी को जानने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी कोई नहीं है भाई, कमेंट करके मेरे को वीडियो में बता देना। बिल्कुल डन सीन है भैया। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। सबसे पहले भाई थैंक यू सो मच वीडियो के लिए। भाई अच्छे से गाड़ी चलाओ और एक्सपीरियंस लो अच्छे से। भाई एक्सपीरियंस चलाएंगे, उसके बाद भाई का एक और रिव्यू बनाएंगे, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा आई गेस, यहाँ से आज से 5 या 6 महीने बाद जो बनाएंगे, जिसमें आपको प्रॉपर बताएगी कि भाई आप जो बातें कर रहे हैं वो चीज़ बाद में मतलब वो अप्लीकेबल होती है या नहीं होती है, तो उन बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अपन यही एंड करते हैं। यही था इस वीडियो के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो इसके बारे में बात करी। आई गेस आपको ये गाड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है गाड़ी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, वो चीज़ मैं ज़रूर आपको आंसर करूंगा और वो क्वेरी आपको सॉल्व करूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आती रही है और आती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन फ्रेंड्स के साथ जो कि मीटियोर लेना चाहता है, या फिर उनका कोई दिमाग बन रहा है कि भाई दूसरी बाइक ले रहे हैं इस प्राइस रेंज में, तो उनको एक बार ये बाइक भेजना और उनको बताना कि भाई ये देखो ये बाइक कैसी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।